द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 9, निवेश फंड में निवेश, हिंदी ऑडियोबुक.com। एक अध्यापक ने स्कूली छात्र बिली बॉब से पूछा, यदि आपके पास 12 भेड़ें हैं और एक बाड़ से बाहर कूद जाती है तो आपके पास कितनी भेड़ें बचेंगी? बिली बॉब जवाब देता है, एक भी नहीं। शिक्षक ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि घटाने के सवाल का यह उत्तर सही है? बिली बॉब ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी भेड़ों को पक्का पता है। एक पुराना टेक्सास मजाक। लगभग आदर्श। विशुद्ध रूप से म्यूचुअल फंड, जिसका निर्माण अमेरिका में हुआ था, को 1924 में एल्यूमिनियम के एक पूर्व सेल्समैन और एडवर्ड जी लेसलर नाम के पेन द्वारा स्थापित किया गया था। म्यूचुअल फंड काफी सस्ते, बहुत सुविधाजनक, आमतौर पर विविध, पेशेवर रूप से मैनेज्ड और संघीय प्रतिभूति कानून के कुछ सबसे कठिन प्रावधानों के तहत टाइटली रेगुलेटेड होते हैं। इनके माध्यम से लगभग किसी के लिए निवेश को आसान और सस्ता बनाकर इसके द्वारा लगभग 54 मिलियन अमेरिकी परिवारों के धन को निवेश की मुख्य धारा में ला दिया है। यह शायद वित्तीय लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ी उन्नति साबित हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड सही नहीं है और वे लगभग सही हैं। ये दोनों वाक्य काफी अंतर पैदा करते हैं। इन्हीं खामियों की वजह से अधिकांश फंड बाजार को कमजोर कर देते हैं। ये अपने निवेशकों से आगे निकल जाते हैं और उनके लिए सिरदर्द पैदा करते हैं। वह प्रदर्शन में अनियमित उतार चढ़ावों को झेलते हैं। बुद्धिमान निवेशक को बड़ी सावधानी के साथ अपनी धनराशि के लिए फंड्स का चयन करना चाहिए ताकि मोटी गड़बड़ी का सामना न करना पड़े। ज्यादातर निवेशक इस धारणा के साथ एक फंड खरीदते हैं जो तेजी से ऊपर जा रहा है और यह ऊपर जाना जारी रहेगा। मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि मनुष्यों में यह विश्वास करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि लंबे समय तक परिणामों की एक छोटी श्रृंखला से भी भविष्यवाणी की जा सकती है। हम अपने स्वयं के अनुभव से जानते हैं कि कुछ प्लम्बर दूसरों की तुलना में बेहतर है, कुछ बेसबॉल खिलाड़ियों के घरेलू पिच पर ज्यादा रन हिट करने की संभावना है, हमारे पसंदीदा रेस्तरां लगातार बेहतर भोजन परोसते हैं और स्मार्ट बच्चों को लगातार अच्छे ग्रेड मिलते हैं। हमारे चारों ओर कौशल, दिमाग और कड़ी मेहनत को बहुत मान्यता दी जाती है। उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और लगातार दोहराया जाता है। इसलिए यदि कोई फंड बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता है तो हमारा अंतर्ज्ञान हमसे यह उम्मीद करता है कि वह भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकता है। दुर्भाग्य से वित्तीय बाजारों में कौशल की तुलना में भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई मैनेजर ठीक समय पर बाजार के सही कोने में होता है तो वह शानदार दिखाई देता है, लेकिन अक्सर जो अभी अभी काफी हॉट स्टॉक था वह अचानक ठंडा हो जाता है तो प्रबंधक का IQ 50 अंकों तक सिकुड़ जाता है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब बाजार का सबसे हॉट तकनीकी सेक्टर 1999 में अचानक बिना पूर्व चेतावनी के तरल नाइट्रोजन की तरह ठंडा हो गया। और यह एक उस निवेशक के लिए स्मरणीय तथ्य है जो इसे करता रहता है कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड खरीदना एक मूर्खतापूर्ण काम है। वित्तीय विद्वान कम से कम 1.5 सदी से म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और वे इसके कई बिंदुओं पर लगभग एकमत नहीं है। जैसे नंबर 1, औसत फंड स्टॉक का सही तरह से चयन नहीं करते हैं ताकि शोध और उनकी ट्रेडिंग की लागतों को दूर किया जा सके। दूसरा, फंड का खर्च जितना अधिक होगा उतना ही कम रिटर्न देगा। तीसरा, जितना अधिक बार एक फंड अपने शेयरों को ट्रेड करता है उतना ही कम कमाई देता है। चौथा, अत्यधिक अस्थिर फंड जो औसत से अधिक उछलते और गिरते हैं उनके अस्थायी रहने की संभावना है। पांचवा, पिछले हाई रिटर्न वाले फंड के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं है। अतीत में अपने रिटर्न के आधार पर भविष्य के शीर्ष प्रदर्शन वाले फंडों के चयन की आपकी संभावनाएं उतनी ही अधिक है जितनी कि बिगफुट और अबोनिबेल स्नोमैन दोनों अपनी अगली कॉकटेल पार्टी में गुलाबी बैले चप्पल में दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में, आपके मौके शून्य नहीं है, लेकिन वे इसके बहुत करीब हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सबसे पहले यह समझना कि एक अच्छा फंड ढूंढना इतना कठिन क्यों है, यह आपको अधिक बुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करेगा। दूसरा, जबकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का खराब पूर्वानुमान होता है, ऐसे अन्य कारक हैं जिनका उपयोग आप एक अच्छा फंड खोजने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अंत में, एक फंड तब उत्कृष्ट मूल्य की पेशकश कर सकता है जब आप अपनी होल्डिंग में विविधता लाने के लिए
एक किफायती तरीका अपनाकर अन्य सभी चीजों से छुटकारा पाकर स्टॉक को चुनते हैं। अधिक विजेता फंड विजेता क्यों नहीं होते हैं? एक फंड जितना बेहतर प्रदर्शन करता है, उसके निवेशक उतनी ही बाधाओं का सामना करते हैं। माइग्रेटिंग मैनेजर। जब स्टॉक पिकर को लगता है कि यहां कुछ पेच है, तो हर कोई उससे कहता है कि यदि आपने ग्लाम बिकरस्टॉफ के कौशल को भुनाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रीमियर इक्विटी फंड खरीदा, जिसने 1997 में 47.5% लाभ प्राप्त किया, तो आप जल्दी ही भाग्य से बाहर हो जाएंगे। TCW ने 1998 के मध्य में अपनी TCW गैलीलियो सिलेक्ट इक्विटी फंड चलाने के लिए उसे अपना लिया और अगले 4 वर्षों में 3 में ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पिछड़ गया। यदि आपने एरिन सुलिवान के हाई रिटर्न को भुनाने के लिए 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड खरीदा, जिसने 1997 के बाद से अपने शेयर धारकों के पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया, तो ठीक है, उसने 2000 में अपना हेज फंड शुरू करना छोड़ दिया। वह उसका पूर्व फंड खत्म हो गया, वो भी अगले 3 वर्षों में इनके मूल्य के 3/4 से अधिक पर। एलिफेंटियासिस एसेट। जब कोई फंड उच्च रिटर्न अर्जित करता है, तो निवेशक नोटिस करते हैं। अक्सर कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों मिलियन डॉलर उसमें डालते हैं। फंड मैनेजर उन कुछ विकल्पों को छोड़ देते हैं जो खराब हैं। वे उस पैसे को किसी दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगर स्टॉक जारी रहता है, तब नकदी पर कम रिटर्न फंड के परिणामों को समेट देगा। वह अपने द्वारा पहले से ही खरीदे गए शेयरों में नए पैसे डाल सकता है, जो शायद तब ऊपर गए हैं जब उसने पहली बार उन्हें खरीदा था। और अगर वह लाखों डॉलर अधिक और इन्वेस्ट करता है, तो वह खतरनाक रूप से ओवरवैल्यूड हो जाएगा। या वह नए स्टॉक खरीद सकता है जो पहले से ही खुद के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे उन्हें नीचे से अनुसंधान करना होगा और उन पर अधिक से अधिक कंपनियों पर नजर रखना होगा जिनका कि उनका उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंत में जब $100 मिलियन का निम्बल फंड अपनी संपत्ति का 2% यानी $2 मिलियन मिनो कॉरपोरेशन में डालता है, जो कुल $500 मिलियन के बाजार मूल्य वाला स्टॉक है, तो यह मिनो के 1% से आधे से भी कम है। लेकिन अगर हॉट प्रदर्शन निम्बल फंड को $10 मिलियन तक ले जाता है, तो उसकी 2% संपत्ति का निवेश कुल $200 मिलियन होगा, मिनोवा के पूरे मूल्य का लगभग आधा। यह स्वामित्व का एक स्तर है जो संघीय कानून के तहत भी स्वीकार्य नहीं है। अगर निम्बल के पोर्टफोलियो मैनेजर अभी भी छोटे शेयरों का मालिकाना हक चाहते हैं, तो उन्हें अपने पैसे को बहुत अधिक कंपनियों में फैलाना होगा, और तब शायद उनका ध्यान बहुत जगह फैल जाएगा। अधिक फैंसी फुटवर्क। कुछ कंपनियां अपने फंडों को इनक्यूबेटिंग करने में माहिर होती हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से बेचने से पहले निजी तौर पर टेस्ट करना होता है। प्रायोजक इन इंक्यूबेट किए गए निधियों को जोखिम भरी रणनीतियों के लिए गिनी पिग के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो कि छोटी रकम के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे कि वास्तव में छोटे स्टॉक खरीदना या प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग का त्वरित व्यापार। अगर इसकी रणनीति सफल होती है, तो फंड अपने निजी रिटर्न को सार्वजनिक करके निवेशकों को लुभा सकता है। अन्य मामलों में फंड मैनेजर वाइप्स प्रबंधन फीस देता है, जो नेट रिटर्न बढ़ाता है। बाद में यह उच्च रिटर्न के बाद ग्राहकों को काफी आकर्षित करता है। लगभग अपवाद के बिना इनक्यूबेटेड और शुल्क माफी वाले फंडों के रिटर्न ने मध्यस्थता को फीका कर दिया है, क्योंकि बाहरी निवेशकों ने उनमें लाखों डॉलर डाले हैं। खर्च बढ़ रहा है। यह अक्सर छोटे निवेशकों की तुलना में बहुत बड़े ब्लॉकों में कम खरीदारों व विक्रेताओं के साथ स्टॉक का व्यापार करने के लिए अधिक खर्च करता है। यह संपत्ति में $100 मिलियन के साथ एक फंड ट्रेडिंग लागतों में प्रति वर्ष 1% का भुगतान कर सकता है। लेकिन अगर उच्च प्रतिलाभ वाले फंड को $10 बिलियन तक और भेजते हैं, तो इसके ट्रेडों में उन परिसंपत्तियों का कम से कम 2% तक आसानी से खाया जा सकता है। ठेठ फंड एक बार में इसे केवल 11 महीने के लिए अपने स्टॉक पर रखता है, इसलिए ट्रेडिंग लागत एक संक्षारक एसिड की तरह रिटर्न पर खर्च हो जाती है। इस बीच फंड चलाने की अन्य लागतें शायद ही कभी घटती है। यह कभी कभी संपत्ति बढ़ने पर भी नहीं घटती है। 1.5% के औसत ऑपरेटिंग खर्च और लगभग 2% की ट्रेडिंग लागत के साथ विशिष्ट फंड को लागत के बाद इसे मैच करने के लिए लागतों से पहले बाजार को प्रति वर्ष 3.5% अंकों से रोंदना पड़ता है। भेड़ों का व्यवहार। अंत में एक बार जब कोई फंड सफल हो जाता है,
तो उसके प्रबंधक डरपोक और नकल करने वाले हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई फंड बढ़ता है उसकी फीस और अधिक आकर्षक होती जाती है। प्रबंधकों ने अपने शुरुआती उच्च रिटर्न को उत्पन्न करने के लिए जो जोखिम उठाए वे अब निवेशकों को दूर कर सकते हैं और उन सभी से मोटी फीस आय को खतरे में डाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी धनराशि समान और ओवरफेड भेड़ के झुंड से मिलती जुलती है। जो सभी सुस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं सभी एक ही समय में आबा कह रहे हैं। लगभग हर विकास निधि सिस्को, जीई, माइक्रोसॉफ्ट, फाइजर और वॉलमार्ट के मालिक हैं, जो लगभग समान अनुपात में है। यह व्यवहार इतना प्रचलित है कि वित्त विद्वान इसे केवल हेयरिंग कहते हैं। लेकिन अपनी स्वयं की शुल्क आय की रक्षा करके फंड मैनेजर अपने बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देने की क्षमता से समझौता करते हैं। उनकी मोटी लागत और बुरे व्यवहार के कारण वे अधिकांश फंड अपने पास रखने में विफल रहते हैं, क्योंकि आश्चर्य नहीं कि अपरिष्कृत मछली के रूप में उच्च रिटर्न लगभग खराब हो रहे हैं। समय बीतने के साथ और अधिक उनके अत्यधिक खर्चों का पूल अधिकांश धन को पीछे छोड़ देता है। तब बुद्धिमान निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह पहचाने कि एक इंडेक्स फंड जो बाजार में सभी शेयरों का मालिक है, जिसने हर समय सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब का अनुमान लगाए बिना लंबे समय में सबसे अधिक फंड्स को पीछे छोड़ा है, जिसका रॉक बॉटम ओवरहेड सालाना 0.2% ऑपरेटिंग खर्च और ईयरली ट्रेडिंग कॉस्ट सिर्फ 0.1% है, जो इंडेक्स फंड को एक अचूक लाभ देती है। यदि स्टॉक कुछ लाभ उत्पन्न करता है तो कहा जाता है कि अगले 20 वर्षों में 7% वार्षिक रिटर्न देगा। वेंगार्ड कुल स्टॉक मार्केट की तरह कम लागत वाले इंडेक्स फंड ने भी 6.7 तक की वापसी दी है, लेकिन औसत स्टॉक फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.5% और ट्रेडिंग लागत में लगभग 2% के साथ सालाना 3.5% लाभ हासिल करने में भाग्यशाली रहा है। इंडेक्स फंड में केवल एक महत्वपूर्ण दोष है, वे उबाऊ हैं। आप कभी भी बारबेक्यू पर नहीं जा पाएंगे और तब इस बारे में डींग मारने से भी वंचित रह जाएंगे कि आप देश के शीर्ष प्रदर्शन वाले फंड के मालिक जैसे हैं। आप कभी भी यह दावा नहीं कर पाएंगे कि आप बाजार को रौंदते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स फंड का काम बाजार के रिटर्न से मेल खाना है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। आपके इंडेक्स फंड मैनेजर की पासे को रोल करने की या अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है कि अगला महान उद्योग टेलीपोर्टेशन या स्क्रैच एंड स्निफ वेबसाइट या टेलीपैथिक वेट लॉस क्लिनिक होगा। यह फंड हमेशा हर स्टॉक का मालिक होगा, न कि अगली नई चीज पर केवल एक मैनेजर का सबसे अच्छा अनुभव। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे इंडेक्सिंग का लागत लाभ लगातार बढ़ता जाएगा। 20 साल या उससे अधिक के लिए एक इंडेक्स फंड पकड़ो, उसमें हर महीने नए पैसे जोड़ते जाएं, तब आप सभी पेशेवर और व्यक्तिगत निवेशकों के विशाल बहुमत को बेहतर बनाने के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। अपने जीवन में काफी समय बाद ग्राहम ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में इंडेक्स फंड की प्रशंसा की, जैसा कि वॉरेन बफेट करते हैं। जब आप अपने सभी हैंडीकैप्स को जोड़ते हैं तो आश्चर्य नहीं होता कि इतने कम फंड्स इंडेक्स को हरा देते हैं। ऐसा कुछ और भी करते हैं। इनमें क्या गुण होते हैं? उनके प्रबंधक सबसे बड़े शेयरधारक हैं। फंड के मैनेजरों के लिए क्या सबसे अच्छा है और निवेशकों के लिए सबसे अच्छा क्या है? जब मैनेजर फंड के शेयरों के सबसे बड़े मालिक में से एक होते हैं तो कुछ फर्मों जैसे कि लॉन्गलिव पार्टनर्स अपने कर्मचारियों को अपने स्वयं के फंड से कुछ भी करने से मना करते हैं, और डेवेलिस व एफपीए जैसी अन्य फर्मों के प्रबंधकों के पास इतना धन होता है कि वे अपने धन का प्रबंधन करने की संभावना रखते हैं, जैसे कि यह उनका अपना हो। बाधाओं को कम करने के लिए वे फीस बढ़ाएंगे, निधियों को बाहरी आकार में आने देंगे या एक बुरे कर बिल के साथ आएंगे। इन फंड का प्रॉक्सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पर एडगार डेटाबेस के माध्यम से www.sec.gov पर उपलब्ध होता है। ये खुलासा करते हैं कि प्रबंधक फंड के कम से कम 1% शेयरों के मालिक हैं या नहीं। वे सस्ते हैं। फंड व्यवसाय में सबसे आम मिथकों में से यह एक है कि आप जो भी भुगतान करते हैं वह आपको वापस मिलता है। उच्च रिटर्न के लिए उच्च शुल्क का सबसे अच्छा औचित्य है। इस तर्क के साथ दो समस्याएं हैं। पहला, यह सच नहीं है। दशकों के अनुसंधान ने यह साबित कर दिया है
कि उच्च शुल्क वाले फंड समय के साथ कम रिटर्न कमाते हैं। दूसरे, उच्च रिटर्न अस्थायी होते हैं, जबकि उच्च शुल्क ग्रेनाइट की तरह लगभग स्थायी होते हैं। यदि आप इनके हॉट रिटर्न के लिए फंड खरीदते हैं तो आप अच्छी तरह से मुट्ठी भर ठंडी राख के साथ खत्म हो सकते हैं। लेकिन जब इसके रिटर्न में गिरावट नहीं होगी तो भी फंड के मालिक होने की आपकी लागत लगभग निश्चित है। उनमें कुछ अलग होने की हिम्मत है। जब पीटर लिंच ने फिडेलिटी मैगलन को भगाया तो उन्होंने जो कुछ भी उन्हें सस्ता लग रहा था उसे खरीद लिया, भले ही वे अन्य फंड मैनेजरों के स्वामित्व में हो। 1982 में उनका सबसे बड़ा निवेश ट्रेजरी बॉन्ड था। इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर पर अपनी शीर्ष पकड़ बना ली। भले ही अधिकांश विशेषज्ञों ने ऑटोमेकर के दिवालिया होने की उम्मीद की थी, फिर भी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मैगलन का लगभग 20% होंडा, हेव हाइड्रो और वोल्वो जैसे विदेशी शेयरों में डाल दिया। इसलिए इससे पहले कि आप अमेरिकी स्टॉक फंड खरीदते हैं, S&P 500 इंडेक्स के रोस्टर के खिलाफ इसकी नवीनतम रिपोर्ट में सूचीबद्ध होल्डिंग की तुलना करें। अगर वे ट्विडली और ट्विडलडम की तरह दिखते हैं तो दूसरे फंड्स के लिए खरीदारी करें। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सबसे अच्छा फंड अक्सर नए निवेशकों के करीब होता है। यह केवल अपने मौजूदा शेयर धारकों को और अधिक खरीदने की अनुमति देता है। यह नए खरीदारों के उन्माद को रोकता है जो शीर्ष पर बैठना चाहते हैं और परिसंपत्ति एलिफेनियासिस के दर्द से फंड की रक्षा करते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि फंड मैनेजर आपकी खुद की जेब को आपके आगे नहीं रख रहे हैं, लेकिन समापन पहले होना चाहिए। किसी भी फंड के आकार में नहीं होने के बाद कुछ कंपनियों के पास अपने स्वयं के फाटकों को बंद करने का एक अनुकरणीय रिकॉर्ड है, जैसे लार्ज लीफ, न्यूमेरिक, ओकमार्क, टी रो प्राइस, वैंगार्ड और वाशेज आदि इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। वे विज्ञापन नहीं करते हैं। जैसा कि प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा है कि आदर्श शासक वे हैं जो शासन नहीं करना चाहते हैं। सबसे अच्छे फंड मैनेजर अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे आपके पैसे नहीं चाहते हैं। वे लगातार वित्तीय टेलीविजन पर दिखाई नहीं देते हैं या अपने नंबर 1 रिटर्न के घमंड वाले विज्ञापन नहीं चलाते हैं। 2001 तक लगातार मेल्स एंड पावर ग्रोथ फंड के पास एक भी वेबसाइट नहीं थी, लेकिन अभी भी यह 24 राज्यों में अपने शेयर बेचता है। 1990 में लॉन्च होने के बाद से टेर्रो फंड ने कभी भी कोई खुदरा विज्ञापन नहीं चलाया। आपको क्या देखना चाहिए? ज्यादातर फंड खरीदार अतीत को देखते हैं, पहले प्रदर्शन, फिर प्रबंधक की प्रतिष्ठा, फिर फंड के जोखिम और अंत में फंड के खर्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्धिमान निवेशक उन्हीं चीजों को देखता है, लेकिन उसका क्रम इससे विपरीत होता है। चूंकि किसी फंड का खर्च उसके भविष्य के जोखिम या वापसी की तुलना में अधिक अनुमानित है, इसलिए आपको उन्हें अपना पहला फिल्टर बनाना चाहिए। फंड श्रेणी के अनुसार एनुअल ऑपरेटिंग खर्च के इन स्तरों से अधिक भुगतान करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। टैक्सेबल बॉन्ड 0.75%, यूएस इक्विटी 1%, जंक बॉन्ड 1%, यूएस इक्विटी स्मॉल स्टॉक 1%, फॉरेन स्टॉक 1.50%। अगला, जोखिम का मूल्यांकन करें। इसके प्रोस्पेक्टस यानी खरीदार की मार्गदर्शिका में प्रत्येक फंड को एक बार एक ग्राफ को एक कैलेंडर तिमाही में सबसे खराब नुकसान को प्रदर्शित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि आप 3 महीने में कम से कम इतना पैसा खो सकते हैं तो कहीं और जाएं। यह फंड के मॉर्निंग स्टार रेटिंग की जांच करने के लायक भी है। एक प्रमुख निवेश अनुसंधान फर्म मॉर्निंग स्टार पुरस्कारों के लिए स्टार रेटिंग भी प्रदान करती है, जो इस बात पर आधारित है कि उन्होंने अपना रिटर्न अर्जित करने के लिए कितना जोखिम उठाया। लेकिन पिछले प्रदर्शन की तरह ही ये रेटिंग समय में वापस दिखती है। वे आपको बताते हैं कि कौन से फंड सबसे अच्छे थे और कौन से सबसे अच्छे नहीं होंगे। 5 स्टार फंड वास्तव में एक स्टार फंड को कमजोर करने की आदत है। इसलिए पहले एक कम लागत वाला फंड खोजें जिसके मैनेजर प्रमुख शेयर धारक हैं, जो अलग होने की हिम्मत करते हैं, जो अपने रिटर्न को प्रचारित नहीं करते हैं और अपनी ब्राइट्स के लिए बहुत बड़ा होने से पहले उनमें बंद करने की इच्छा दिखाई देती है। फिर उसके बाद ही उनके मॉर्निंग स्टार रेटिंग से परामर्श करें। अंत में पिछले प्रदर्शन को देखें, यह याद रखते हुए कि यह भविष्य के प्रतिफल का केवल एक भविष्यवक्ता है। इससे जैसा कि हमने पहले ही देखा है, कल के विजेता अक्सर कल के हारने वाले बन जाते हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक चीज लगभग निश्चित है,
कल के हारने वाले कभी कल के विजेता नहीं बनते, इसलिए पिछले खराब रिटर्न वाले फंड से बचें, खासकर अगर उनके पास औसत से अधिक वार्षिक खर्च है। क्लोज्ड एंड फंड्स की बंद दुनिया। 1990 के दशक के दौरान लोकप्रिय क्लोज स्टॉक फंडों ने धीरे धीरे कमजोर होना शुरू किया। आज केवल 30 विविध घरेलू इक्विटी फंड हैं। उनमें से कई तो बहुत छोटे हैं, जो उच्च खर्चों और अजीब रणनीतियों के साथ दिन में केवल कुछ सौ शेयरों का व्यापार करते हैं। लिपर इंक के क्लोज एंड फंड एक्सपर्ट डोनाल्ड कैसिटी द्वारा किया गया शोध ग्राहम की पिछली टिप्पणियों को पुष्ट करता है। छूट पर विविध क्लोज्ड एंड स्टॉक फंड ट्रेडिंग न केवल प्रीमियम पर उन ट्रेडिंग को बेहतर बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन संभावना है कि औसत ओपन एंड म्यूचुअल फंड की तुलना में ये बेहतर रिटर्न देते हैं। अफसोस की बात है, हालांकि विविध क्लोज्ड स्टॉक फंड्स हमेशा एक धूल भरे घटते बाजार में छूट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत विकल्पों के साथ सैकड़ों क्लोज एंड बॉन्ड फंड है। जब ये फंड छूट पर व्यापार करते हैं तो उनका लाभ बढ़ जाता है, और जब तक उनका वार्षिक खर्च ऊपर सूचीबद्ध थ्रेशोल्ड से नीचे है, वे आकर्षक लगते रहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड्स की नई नस्ल की खोज के लायक भी हो सकता है। ये कम लागत वाली ETF कभी कभी एकमात्र साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा एक निवेशक संकीर्ण बाजार में प्रवेश कर सकता है, जैसे बेल्जियम में स्थित कंपनियां या अर्धचालक उद्योग में स्टॉक। अन्य सूचकांक ETF बहुत व्यापक बाजार जोखिम प्रदान करते हैं, हालांकि वे आमतौर पर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो नियमित रूप से पैसा जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश ब्रोकर अपने द्वारा किए गए हर नए निवेश पर एक अलग कमीशन चार्ज करेंगे। एक बार आपके पास फंड होने के बाद आप यह कैसे बता सकते हैं कि इसे कब बेचना है? मानक सलाह यह है कि किसी फंड को जांचा जाए। यदि वह बाजार में 1, 2 या 3 सालों से एक लाइन से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस सलाह का कोई मतलब नहीं है। 1970 से 1999 तक अपने जन्म से सिकोया फंड ने अपने 29 वर्षों में से 12 वर्षों तक S&P 500 इंडेक्स में बहुत ही कमजोर प्रदर्शन किया, जो कि 41% से अधिक था। अभी तक उस अवधि में सिकोया ने 12,500 से अधिक हाइक पाई है, जबकि शेयर सूचकांक 4,900% बढ़ा है। अधिकांश फंडों का प्रदर्शन केवल इसलिए लड़खड़ाता है क्योंकि उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले शेयरों का प्रकार स्थायी रूप से अनुकूल होता है। यदि आपने किसी विशेष तरीके से निवेश करने के लिए एक प्रबंधक को काम पर रखा है, तो उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उसे क्यों न भगाया जाए। जब बेचकर निवेश करने की एक शैली फैशन से बाहर हो जाती है, तो आप न केवल एक नुकसान को खत्म करते हैं, बल्कि खुद को सभी लेकिन अपरिहार्य पुनर्प्राप्ति से बाहर कर लेते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों ने 1998 से 2001 के दौरान वार्षिक रूप में 4.7% अंकों के आधार पर अपने स्वयं के फंडों को कम पर खरीदकर उच्च पर बेच दिया। जैसे नंबर 1, रणनीति में एक तेज और अप्रत्याशित परिवर्तन, जैसे कि 1999 में प्रौद्योगिकी शेयरों पर वैल्यू फंड लोडिंग या 2002 में ग्रोथ फंड खरीदने वाली टोन बनाना। दूसरा, खर्चों में वृद्धि, यह सुझाव देते हुए कि मैनेजर अपनी खुद की जेब को अस्तर कर रहे थे। तीसरा, अत्यधिक व्यापार द्वारा उत्पन्न बड़े और लगातार कर बिल। चौथा, अचानक अनिश्चित रिटर्न, जब एक पूर्व रूढ़िवादी फंड एक बड़ा नुकसान उत्पन्न करता है। जैसा कि निवेश सलाहकार चार्ल्स एलिस कहते हैं, यदि आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। फंड का निवेश भी इस विचार से अलग नहीं है। यदि आप आराम से कम 3 वर्षों तक एक फंड को अपने पास रोककर नहीं रख सकते, तो आपको इसे सबसे पहले स्थान पर नहीं खरीदना चाहिए। धैर्य फंड इन्वेस्टर का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com